नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने युवाओं को समझाया वोट का महत्व। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, वोट संख्या में हो रही बढ़ोतरी, 2024 में बीजेपी की जीत पक्की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी। देहरादून में 27 फरवरी को होगी बीजेपी की राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। केंद्र को भेजा जाएगा उम्मीदवारों का पैनल। गैरसैंण की अनदेखी के विरोध में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। एक तरफ देहरादून में आयोजित होगा बजट सत्र, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भराड़ीसैंण में करेगी प्रतीकात्मक सत्र का आयोजन। पहाड़ में दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। बदहाल व्यवस्थाओं के कारण लगातार बढ़ रहे जच्चा बच्चा की मौत के आंकड़े। दूरस्थ इलाकों में अब सुधरेंगे हालात। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा के कार्यालय पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 वर्षीय युवाओं को खास तौर पर संबोधित करते हुए उन्हें वोट का महत्व समझाया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी सरकार पूरी तरह से तैयार है और इस बार बीजेपी के वोट भारी संख्या में बढ़ने जा रहे हैं। आज का एपिसोड था और अब 3 महीने बाद नई सरकार में मोदी जी शुभ अक्षर 111 का एपिसोड संबोधित करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर आज जहां मन की बात को सुनते हैं वह बूथ के संदर्भ में भी हम चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। 5 लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रत्याशियों का चयन केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, लेकिन उससे पहले हमारी प्रदेश स्तरीय पार्लियामेंट्री बोर्ड से कुछ नामों का चयन कर केंद्र को भेजा जा सकता है, जिसके तहत 27 फरवरी को राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के बाद केंद्र को पैनल भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की चयन की घोषणा हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। अब ये एक प्रक्रिया है कि राज्य में भी एक चुनाव समिति होती है, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। यहाँ से भी एक नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय के लिए भेजा जाता है। उसी प्रक्रिया के तहत हमारी जो राज्य स्तरीय चुनाव समिति है अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में, उसकी बैठक परसों 27 तारीख को प्रातः 11 बजे है। और उसमें जो नाम आए हैं नीचे से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से आए हैं, कई लोगों ने स्वयं भी दावेदारी की कि हम भी दावेदारी करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे नाम आए हैं। और उन सभी के संबंध में राज्य स्तर पर विचार करके परसों नामों का पैनल 5 लोकसभा का बना करके उसको केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में हजारों की संख्या में अलग अलग दलों के विपक्षी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व विधायक, जिला पंचायत के सदस्य, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम प्रधान समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं को बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। ऐसे सैकड़ों की तादाद में। और पदाधिकारियों की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी, उनकी संख्या के हिसाब से हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी तक पूरे प्रदेश भर में 6000 से अधिक कांग्रेस के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी और यूपीडी के नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। 26 फरवरी यानी कि कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बजट सत्र की कम अवधि को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा बजट पर चर्चा और जनता के मुद्दे सदन में उठाने की नहीं है, इसीलिए सरकार ने सत्र की अवधि बेहद कम रखी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट सत्र में लोगों से जुड़े अहम विषयों को, भ्रष्टाचार, अपराध, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के प्रति गंभीर नहीं। जो विधानसभा का सत्र चलता है वो राज्य के जनहित के मुद्दों को प्रस्तुत करने के लिए क्या कमियां हैं, कौन सी चीजें छूट रही हैं, कौन से काम नहीं हो रहे हैं, इस बात को विपक्ष जो है नियम 58 और 310 के माध्यम से सरकार के सामने रखता है और सरकार उसका समाधान करे, ये उसका उद्देश्य होता है, ये व्यवस्था है। लेकिन ये सरकार सत्र की अवधि को लगातार कम करके
जनहित के मुद्दों को नहीं उठाना देना चाहती है, जनता की आवाज को नहीं सुनना चाहती। उत्तराखंड में 26 फरवरी यानी कल से शुरू हो रहा विधानसभा सत्र काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि एक साथ 2 जगहों पर विधानसभा का सत्र चलेगा। एक देहरादून तो दूसरा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। आखिर क्या है ये माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में इस बार एक साथ चलेंगे 2 सत्र। 2 अलग अलग जगहों पर होंगे विधानसभा सत्र। एक देहरादून विधानसभा में तो दूसरा गैरसैंण की जमीन पर होगा सत्र। बजट सत्र के दौरान दिखेगा अनोखा प्रदर्शन। जी हां, उत्तराखंड में इस बार आपको एक साथ 2 विधानसभा का सत्र चलता दिखने वाला है। 2 अलग अलग जगहों पर विधानसभा सत्र का आयोजन होने जा रहा है। एक देहरादून तो दूसरा गैरसैंण में आयोजित होने वाला है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। तो आपको बता दें कि 26 फरवरी यानी कल से देहरादून में शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस एक अनोखा प्रदर्शन करने जा रही है। दरअसल पहले गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन होना था, लेकिन कई विधायकों की मांग के बाद सरकार ने देहरादून में बजट सत्र आयोजित करने का फैसला लिया। अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसके विरोध में प्रदर्शन करते हुए प्रतीकात्मक विधानसभा गैरसैंण में चलाने जा रही है, जिसमें एक पात्र मुख्यमंत्री, एक पात्र नेता प्रतिपक्ष का, एक पात्र विधानसभा अध्यक्ष का और बाकी के पात्र पक्ष और विपक्ष के विधायकों के होंगे। कांग्रेस का कहना है कि वो सरकार को बताना चाहती है कि ऐसे मौसम में भी गैरसैंण में सत्र करवाया जा सकता था, लेकिन सरकार की मंशा गैरसैंण जाने की नहीं थी। 26 तारीख को कल हरीश रावत जी के नेतृत्व में देहरादून में भी जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है और 27 तारीख को गैरसैंण में जन भावना के अनुसार प्रतीकात्मक विधानसभा का आयोजन हो रहा है। इससे ये संदेश देने का प्रयास है कि ये गूंगी बहरी सरकार गैरसैंण के महत्व को समझे और जो सर्दी का बहाना बना करके इनके विधायक गैरसैंण जाने से डर रहे हैं, उनको ये संदेश दिया जा सके कि वहां पर विधानसभा का सत्र इस मौसम में भी आयोजित हो सकता है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन विपक्ष होने के नाते लाजमी है, लेकिन कांग्रेस को ये याद होना चाहिए कि गैरसैंण में सत्र करवाने के खिलाफ जो पत्र विधायकों ने लिखा था, उनमें न सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक शामिल थे, बल्कि कांग्रेस के भी कई विधायकों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। कई विधायकों ने पत्र लिखकर मांग की थी कि ये बजट सत्र गैरसैंण में न करवाया जाए, क्योंकि वहाँ का मौसम काफी ठंडा है और ऐसे सर्द मौसम में बजट सत्र करवाना गैरसैंण में मुमकिन नहीं। यानी कि कांग्रेस के विधायक भी गैरसैंण में इस बार का बजट सत्र करवाने के खिलाफ नजर आए। ऐसे में कांग्रेस को ही जवाब देना होगा कि आखिर पार्टी का ये विरोध कितना सही है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लाख दावे तो किए जाते हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है, इससे आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी के कारण लोग दम तोड़ रहे हैं, तो वहीं जच्चा बच्चा की मौत के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर करते हैं। देखिए रिपोर्ट। देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी, पहाड़ में दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल देखिए। उत्तराखंड में बेपटरी स्वास्थ्य विभाग देखिए। जच्चा बच्चा की मौत के बढ़ते आंकड़े देखिए। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखिए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, आज हम आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि शायद आप इस बात से भले ही अनजान बैठे हों कि उत्तराखंड के लोगों तक किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंच रही है। पहाड़ से मैदान तक के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव किस तरह से झेल रहे हैं। जिस स्वास्थ्य विभाग की अच्छी परफॉर्मेंस की दुहाई आप देते हैं ना, वही विभाग आपका सोया हुआ है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीते कुछ दिनों में जो मामले सामने आए हैं, उसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जच्चा बच्चा की मौत के बढ़ते आंकड़े इसका जीता जागता उदाहरण है कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह से लापरवाही बरत रहा है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि इसे लेकर हर महीने रिव्यू बैठक तक की जाए। ऐसे में जच्चा बच्चा की मौत के बढ़ते आंकड़े और इन आंकड़ों को कम करने के लिए एक्शन प्लान तक नहीं बन पा रहा है। आंकड़ों के लिहाज से यदि बात करें तो देहरादून जिले में 2 साल के अंदर 108 प्रसूताओं और 575 नवजात बच्चों की मौत हुई है। इस पर शासन प्रशासन ने भी हैरानी जताई है। देहरादून में बीते 2 साल में 683 प्रसूताओं और बच्चों की मौत हुई।
सीएमओ स्तर पर हर महीने रिव्यू करने की गाइडलाइन है। ऐसे में इन 2 साल में कुल 24 रिव्यू बैठक हो जानी चाहिए थी, लेकिन विभाग सिर्फ 17 बैठक ही कर पाया है। इस वजह से कई प्रसूताओं और नवजात की मौतों की समीक्षा तक नहीं हो पाई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पद संभालते ही अपनी पहली बैठक इसी संवेदनशील मुद्दे पर ली, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। बता दें कि बीते दिनों में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की पोल खोल कर रख दी है। टिहरी में जहां दर्द से कराहती महिला को सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के नदारद होने के कारण इलाज तक नहीं मिल पाया, तो वहीं उत्तरकाशी से दून अल्ट्रासाउंड करवाने आ रही महिलाओं की गाड़ी के पलटने से 6 लोगों की मौत स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव का जीता जागता उदाहरण है। शासन प्रशासन भले ही पहाड़ पर हर सुविधा पहुंचाने के लाख दावे करे, लेकिन असल में सच तो यही है स्वास्थ्य मंत्री जी कि आपका स्वास्थ्य विभाग सही तरह से काम नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए आपको अब एक्शन मोड में आना ही पड़ेगा। रुड़की के भगवानपुर में पुलिस ने नकली दवाइयों के गिरोह के गैंग लीडर और गिरोह के सदस्य की करोड़ों की संपत्ति को सीज किया है। पुलिस ने करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है, जिसमें फैक्ट्री, मकान, कृषि भूमि और गाड़ियां शामिल है। भगवानपुर थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के तहत और जो इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त थे विकास, विशाल और पंकज, इनके विरुद्ध जो प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की गई। करीब 4.5 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी कल इनकी सीज की गई है और इसी तरीके के जो कारोबार में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध हम सख्त एक्शन ले रहे हैं और आगे और भी लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से जिन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की है उसकी हम लोग प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की है। लोहाघाट में पुलिस ने चेकिंग के दौरान वन तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए देवदार की लकड़ियों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सभी बलियों को कब्जे में लेकर वन विभाग को सौंप दिया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। नाकोट के पास में चेकिंग कर रहे थे तो एक पिकअप आती हुई दिखाई दी ऊपर की तरफ से, पंचेश्वर की तरफ से रोका गया तो ड्राइवर जो है थोड़ा घबरा सा गया था। घबराने के बाद गाड़ी चेक करी तो गाड़ी में अराउंड 50 बल्लियां, देवदार की बल्लियां मिली। मौके पर ही वन विभाग की टीम भी घूम रही थी, वो भी मिल गई थी, जिन्हें सूचित किया गया और संयुक्त टीम द्वारा उक्त पिकअप को और बरामद लकड़ी को कब्जे पुलिस लिया गया। उक्त वाहन और बरामदा माल को लेकर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। वन विभाग द्वारा उक्त संबंध में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं स्वास्थ्य शिविर को लेकर। आपको बता दें कि 3 दिनों तक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन किया गया। बता दें आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग उत्तराखंड के दिशा निर्देश में जिला आयुर्वेदिक विभाग द्वारा नरेंद्रनगर के टाउन हॉल में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। 25 से 27 फरवरी तक चलने वाले इस शिविर का शुभारंभ प्रदेश के वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पहाड़ों में आयुर्वेदिक चिकित्सा की विधाओं को जन जन तक पहुंचाने, एलोपैथिक के मुकाबला होम्योपैथिक इलाज के दूरगामी सुखद परिणाम से जनता को अवगत कराने और असाध्य रोगों से छुटकारा पाने के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। ये जो 3 दिन का कार्यक्रम है, ये हमारे आयुष विभाग द्वारा जो है ना प्रत्येक जनपद में शिविर लगाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ नरेंद्रनगर में भी ये लगाया जा रहा है और जिसका उद्घाटन हमारे यहाँ आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है, सुबोध उनियाल जी के द्वारा, जो कैबिनेट मंत्री हैं। इसमें हमारे यहाँ जो ना आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसमें जलों का है, मर्म चिकित्सा है, अग्निकर्म है, ये सब का यहाँ पे चिकित्सा की जा रही है और मेडिसिन निःशुल्क दी जा रही है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके और आयुर्वेद का प्रचार हो सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने युवाओं को समझाया वोट का महत्व। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बोले, वोट संख्या में हो रही बढ़ोतरी, 2024 में बीजेपी की जीत पक्की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जल्द घोषित करेगी प्रत्याशी। देहरादून में 27 फरवरी को होगी बीजेपी की राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। केंद्र को भेजा जाएगा उम्मीदवारों का पैनल। गैरसैंण की अनदेखी के विरोध में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। एक तरफ देहरादून में आयोजित होगा बजट सत्र, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भराड़ीसैंण में करेगी प्रतीकात्मक सत्र का आयोजन। पहाड़ में दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, बदहाल व्यवस्थाओं के कारण लगातार बढ़ रहे जच्चा बच्चा की मौत के आंकड़े। दुरुस्त इलाकों में अब सुधरेंगे हालात।